नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कहानीकार अमरकांत कथ्य और शिल्प भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं अमरकांत की, जो यथार्थवादी परंपरा के लेखक हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों की समस्याओं को उद्घाटित किया है। अमरकांत की कहानियां जीवन की वास्तविकता के खरे बेलौस चित्र है और इसीलिए कई बार हमें उनकी कहानियों की बुनावट लगभग एक सी दिखाई देती है, क्योंकि जीवन, चाहे हम कहें कि निरंतर गतिशील है, पर समस्याएं, और वो भी मध्य वर्गीय परिवारों की और निम्न वर्गीय परिवारों की, लगभग एक सी रहती है। उनमें वैविध्य बहुत कम दिखाई देता है। अमरकांत जी ने जीवन की मारक परिस्थितियों का चयन किया और उन्हें एकदम सपाट तटस्थ रूप में लिपिबद्ध किया है। कहीं पर भी कोई धुंधलापन, कोई सजावटी रंग या पक्षपात हमें दिखाई नहीं देता। उनके समकालीन कहानीकार जहां अपनी साहित्य के माध्यम से आदर्श की प्रस्तुति कर रहे थे, वहीं अमरकांत की रचनाओं में आदर्श की हल्की सी रेखा भी हमें दिखाई नहीं देती है। उन्होंने अपने समाज को किसी कुम्हार की तरह गढ़ने का प्रयास नहीं किया, उसे रूपाकार देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उस समाज में रहने वाले लोगों को उसी अनगढ़ तरीके से लिया और उनके यथार्थ स्वरूप को उद्घाटित किया है। और इसीलिए ये पात्र, ये कहानियां हमें अपने आसपास घटित होती हुई दिखाई देती हैं। अमरकांत जी का जीवन मानो परिवर्तित होकर उनकी कहानियों में छाया हुआ है और कथ्य के अनुरूप उन्होंने पात्रों का चयन किया है। सभी पात्र अमरकांत जी के व्यक्तित्व के तरह ही जुझारू प्रवृत्ति के हैं। जीवन की विषमताएं, विपरीत परिस्थितियां, मृत प्राय रूढ़ियां, परंपराएं, मान्यताएं, कुंठा, संत्रास, इन सब से इनके पात्र जूझते रहते हैं, अपने लिए मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। और ये सब विशेषताएं उनके अंदर अमरकांत जी ने भरी हैं, कहीं से आरोपित नहीं है, क्योंकि अमरकांत जी का स्वयं का व्यक्तित्व भी ऐसा ही जुझारू था। ये पात्र अपने देश, अपने समाज से जुड़े हुए हैं। अमरकांत जी ने अपने जीवन में सामाजिक असमानता को भोगा था, इसलिए उसके दंश को, उसकी पीड़ा को, उसकी कुंठा को वो समझते थे। उनके पात्र जीवन संघर्ष में चाहे घसीटते हुए आगे जाएं, पर जीना छोड़ते नहीं हैं। किसी ना किसी तरह धीरे धीरे अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु दूसरी तरफ ऐसे भी तो पात्र हैं जो मानव मूल्यों के भक्षक हैं, सत्ताधारियों की चाटुकारिता करते हैं, फलते फूलते हैं और कहीं ना कहीं अपने पैरों तले उन लोगों को दबा देते हैं जो जीवन के साथ संघर्ष करना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं।
राजनीतिक दलों के संरक्षण से पथभ्रष्ट हुए युवा वर्ग से उन्होंने प्रेरणा लेकर एक कहानी लिखी, हत्यारे। इस कहानी में उन्होंने इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है, करने और अच्छा बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विवेक वो छोड़ देता है और हत्या जैसा जघन्य अपराध भी वो जीविकोपार्जन के लिए करने के लिए आगे आ जाता है। मौत का नगर, इस कहानी में भी उन्होंने इसी प्रकार की स्थितियों को उद्घाटित किया है। साहित्यकार का अपना परिवेश, उसकी पारिवारिक परिस्थितियां और व्यवस्था से टकराने के बाद ही साहित्यकार जीवन की वास्तविकताओं को समझ पाता है और उन वास्तविकताओं से पात्रों को लेता है, वर्ण विषय को लेता है, घटनाओं को एकत्रित करता है और तब उन्हें अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में स्थान देता है। जीवन संघर्ष को आवश्यक, महत्वपूर्ण मानने के कारण अमरकांत जी ने अपने पात्रों को संघर्षशील बनाया है। मानवीय न्याय व्यवस्था का कहीं पर भी कोई पता नहीं है और इसीलिए जब हमें कहीं पर न्याय नहीं मिलता, कहीं पर कोई आशा दिखाई नहीं देती, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनके पात्र ना अपने लिए कुछ कर पाते हैं, ना समाज के लिए कुछ कर पाते हैं और इसीलिए कुछ ना कर पाने की विवशता उनके पात्रों में हमें दिखाई देती है। राजेंद्र यादव ये मानते हैं कि संभवतः स्थितियों को ना बदल पाने के कारण ये पात्र बिना किसी तटस्थ भाव के, कोई उनमें उत्सुकता ही नहीं है, कोई उनमें चीजों को बदलने की चाह ही नहीं है, यथास्थिति में जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की वो स्थिति में है। स्थितियों को बदल नहीं पाते, अपने जीवन को और अच्छा बना नहीं पाते हैं और इस तरह की बात उन्होंने जिंदगी और जोक कहानी के माध्यम से कही है, जहां पर जीवन के प्रति अनास्था और घृणा, जुगुप्सा से पात्र भर जाता है। कुछ विद्वान इनकी कहानियों को बेजान, नीरस मानते हैं। उसका कारण ये है कि इन्होंने अपनी कहानियों में प्रेम की बात नहीं की, प्रेम की झड़ियां नहीं लगाई, उसके पैतरेबाजी नहीं की, स्त्री पुरुष के दैहिक संबंधों को उन्होंने उजागर नहीं किया, उनके बीच की संत्रास की स्थितियों को वो लेकर आए हैं कि किस प्रकार से एक मध्यवर्गीय समाज में रहने वाला मध्यवर्गीय परिवार अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के लिए जूझ रहा है। वहां पर उसके पास एक दूसरे को कहने के लिए काल्पनिक बातें नहीं हैं, एक दूसरे को कहने के लिए स्वप्न नहीं हैं, कोई बड़े लंबे चौड़े वादे भी नहीं हैं। उसका तो पूरा का पूरा जीवन अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में ही लगा रहता है। ये कहानियां अभावों की कहानियां हैं, अवसाद की कहानियां हैं, जहां पर अर्थ का बहुत अधिक विस्तार हमें नहीं मिलता। आद्यंत इन कहानियों में एक ऐसी हताशा दिखाई देती है जिसे तोड़ना
ना लेखक के हाथ में था और ना पाठक के हाथ में है। उनके पात्र उनकी वस्तुगत स्थिति के परिणाम हैं और किसी विशेष परिवर्तन की आशा भी नहीं रखते, कामना भी नहीं करते। वो केवल ये चाहते हैं कि वो अपना जीवन जैसा है उसे उसी रूप में कम से कम जी सकें। लेखक रचना कर्म को जीवन का अनिवार्य सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं और इसीलिए उन्होंने उस जीवन के सत्य को ही उद्घाटित करने का प्रयास किया है। जहां पर सामान्य रूप से अगर हम देखें तो जीवन में बहुत ज्यादा इंद्रधनुषी रंग हमें दिखाई नहीं देते हैं। कहानियों को उन्होंने जीवन संघर्ष को अभिव्यक्त करने का हथियार माना है। जहां अनुभव संसार चुकने लगता है, वहां लेखक की सहजता कटु आलोचना में परिवर्तित हो जाती है। अमरकांत जी ने वैचारिक सूत्रों के लिए अपनी कहानियों को नहीं गढ़ा। उन्होंने कहानियां स्वयं गढ़ती चली गईं, रूपाकार लेती चली गईं। रचनाकार अपने पात्रों को जन्म देकर एक अलगाव उससे रखने लगा और इसीलिए जब अमरकांत जी का स्वयं का हस्तक्षेप कम होने लगता है इन कहानियों में, तब पात्र शिथिल लगने लगते हैं। किंतु ऐसे समय में भी समस्याओं का विश्लेषण रोचकता को कम नहीं करता। पाठक उन समस्याओं को गहराई से समझने के लिए बेचैन हो उठता है। यह अलग बात है कि वो उसका कोई समाधान ना निकाल पाए। अमरकांत की कहानियों के पात्रों में हमें अटूट जिजीविषा दिखाई देती है। जिस समय अमरकांत जी के समकालीन कथाकार कथानक के ह्रास को शिल्पगत उपलब्धि मान रहे थे, उस समय अमरकांत उसे और अधिक रोचक बनाने का प्रयास कर रहे थे। अमरकांत जी जीवन के बुनियादी गहरे सवालों में व्यग्रता को अनावश्यक, अनुपयोगी मानते थे। उनकी कहानियां वर्तमान को, जिसमें वे जी रहे थे, उसे रूपायित करती है। वो भविष्य की बात नहीं करती, क्योंकि भविष्य हमने देखा ही नहीं। हो सकता है उनके पात्रों को उनका भविष्य मिल जाए, उनके रंग मिल जाएं, पर यह भी तो हो सकता है कि वो जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन जीते जीते ही उन्हें मृत्यु आ जाए। अतीत की बात भी हमें इनकी कहानियों में ज्यादा दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारा अतीत कितना भी स्वर्णिम क्यों ना रहा हो, अगर वर्तमान में संघर्ष हैं, समस्याएं हैं, तो हम अतीत के धरातल पर उन समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने के लिए वर्तमान को ही जीना पड़ेगा। भावुकता, प्रतिबद्धता, अतिवादी रूपात्मकता, इन सब से अलग अमरकांत जी सहज वर्णात्मकता, यथा तथ्यता, व्यंग्यात्मकता और नैतिक दायित्व को स्वीकार करने के पक्षधर थे। उनके पात्र नियति को कोसते नहीं हैं, भाग्य का रोना नहीं रोते, अपनी स्थिति को टालने की भी कोशिश नहीं करते हैं।
आत्महत्या भी नहीं करते और ये सोचकर कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, वो नैतिकता का दामन भी नहीं छोड़ते हैं। वो किसी महानता का दावा नहीं करते, किसी आदर्श की स्थापना भी नहीं कर रहे हैं। वो जीवन को जैसा है उसे जीने की बात कर रहे हैं। उस एक पल को उसकी सार्थकता के साथ जीने की बात है। आलोचक श्री वैभव सिंह कहते हैं, उनके पात्र भी अपनी चेतना पर व्यक्तित्व का बोझ लेकर नहीं घूमते हैं, बल्कि चेहरे पर विकट आशावाद की चमक लिए जिंदगी के बोझ को हल्का करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आगे उन्होंने कहा, नायकों के पास भी जिंदगी की बारीक मनोगत समस्याओं से उलझने और दार्शनिक चिंतन करने का वक्त नहीं, बल्कि रोजमर्रा की ठेठ चुनौतियों का समाधान तलाश कर जीवन को बेहतर नहीं तो कम से कम उसे बने बनाए रूप में बचाए रखने की चिंता ज्यादा गहरी है। स्पष्ट है कि वो किसी अपने जीवन को कल्पनाओं से भरना नहीं चाहते, उसका कोई दार्शनिक चिंतन भी नहीं करना चाहते, उस पर बैठकर वाद विवाद तर्क वितर्क भी उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उनके पात्र अपने जीवन के बचे खुचे दिनों को जीना चाहते हैं। अमरकांत जी के पात्र अपने जीवन से चिपके रहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। आशा की एक छोटी सी किरण उन्हें बहुत अधिक उत्साहित कर देती है। वो सपने देखने लगते हैं। सपने टूटने पर निश्चित रूप से निराश भी होते हैं, हताश भी होते हैं, पर आत्महत्या नहीं करते। निराश होकर एक ओर कर्महीन होकर चुपचाप बैठते भी नहीं हैं, अपितु पुनः उठकर जीवन का दामन थाम लेते हैं। मनुष्यता और पशुता, इन दोनों के बीच का द्वंद्व इनके पात्रों में अंत तक बना रहता है। अमरकांत जी ने इस पद्धति का प्रयोग कर सामाजिक चित्रण को और अधिक प्रभावी बना दिया है। उनके पात्र कहीं ना कहीं हमें शेक्सपियर का और चेखव के पात्रों का स्मरण कराते हैं। उनके द्वारा वर्णित मध्य वर्ग भी निम्न और उच्च वर्ग से अधिक द्वंद्वग्रस्त है, क्योंकि उच्च वर्ग द्वारा अपने आप को सीढ़ी बनाए जाने के लिए वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है। उसका अंधविश्वास, नियतिवाद, जादू टोने पर उसका विश्वास, जप तप, दया, उदारता, ममता, माया कहीं ना कहीं इसी सीढ़ी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये सीढ़ी उसके जीवन का केंद्र बन जाती है और जब उसका मोहभंग होता है तब उसे पता चलता है कि उच्च वर्ग किसी जंगल की तरह हर जगह व्याप्त है, उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है और इस जंगल से निकलने का, उस अंधकार से निकलने का उसे मार्ग कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अमरकांत केवल काम की बातें करते थे। एक तटस्थता, एक अलगाव की स्थिति हमें उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। अपनी रचनाओं के लिए उन्हें किसी लाग लपेट भरी अलंकारों से सजी हुई भाषा की आवश्यकता नहीं थी।
और इसीलिए उन्होंने सीधी, सरल, सृजनात्मक भाषा को अधिक उपयुक्त माना। उनमें नई कहानी सदृश घनत्व भी हमें दिखाई नहीं देता, पर उनकी कहानियों में एक नवीन कथ्य, एक नवीन दृष्टिकोण जरूर दिखाई देता है। बिना किसी रंगों से सजी उक्तियों का संवेदनात्मक उद्वेग घनत्व पाठक को अभिभूत कर जाता है। अमरकांची ने संस्कृत के कठिन शब्दों का परित्याग किया। इसके विपरीत उन्होंने सहज प्रांतीय भाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। तद्भव, देशज, उर्दू, अंग्रेजी के शब्द इनकी भाषा में इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि वो इनकी भाषा का ही एक अंग प्रतीत होते हैं। उन्होंने अप्रचलित तत्सम विदेशी शब्दों में व्यंजना द्वारा नया अर्थ गांभीर्य भरा। वेग, क्रांति, संघ इसी प्रकार के शब्द हैं। असामान्य अरबी शब्दों का भी उन्होंने यथास्थान, यथा अवसर प्रयोग किया है। कस्साब, तमन्ना, फहिशा, फर्राक इत्यादि इसी प्रकार के शब्द हैं जिन्हें हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। उनकी भाषा में अंतर्ज्ञान की गरिमा सर्वत्र दिखाई देती है। ये भाषा रूप, रस, गंध से समन्वित है और कहीं पर भी धूमिल नहीं होती। अनगढ़ ग्रामीण भोजपुरी शब्दों को, वहां के मुहावरों को भी उन्होंने प्रयोग किया है। और कहीं हम कह सकते हैं कि उनका शब्द शिल्प स्लैंग के सीमा तक जाकर व्यंजनात्मक और मारक बन गया है, जहां पूरी की पूरी कहानी का स्वर, तेवर ही बदल जाता है। उनकी असाधारण सादगी सांकेतिकता से टकराती नहीं है। उनकी कहानियों में हमें कतिपय विवरण अधिक विस्तृत दिखते हैं, जिन्हें संक्षिप्त किया जा सकता था, और ये संक्षिप्ति कथानक को और अधिक कसावट से भर देती। किंतु अगर ऐसा नहीं भी किया तो भी ये विवरण पाठक को रस से आप्लावित करने में कहीं पर भी बाधा का अनुभव नहीं कराते हैं। परिचित जीवन से संबंधित होने के कारण, सच्ची अनुभूतियों से भरी होने के कारण उनके कथ्य स्वाभाविक हैं, पाठक को अंदर तक छू लेते हैं, गहराई तक सोचने के लिए विवश करते हैं। निम्न शोषित वर्ग से संबंधित निर्मम तथ्यों को अमरकांची ने पूरी तटस्थता के साथ विश्लेषित करने का प्रयास किया है। कहीं कहीं तो उनकी कहानियों का पहला वाक्य ही मारक बन के आया है। उनकी वाक्य योजना सधी हुई है और उन्होंने दो टूक अभिव्यक्ति की है। कहीं पर भी कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं पर भी उस भाषा को सजाने का प्रयास नहीं है। व्यंग मारक है, व्यंग का उन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया है और इसी व्यंग के कारण उनकी भाषा धारदार बनी है। वे थीम या पात्र को गढ़ने में अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं। परिवेश से अनगढ़ पात्रों को उठाते हैं, जीवनानुभव से उन तथ्यों को ग्रहण करते हैं और अपने शैल्पिक साधनों के माध्यम से उसे प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अनायास उनके चित्र पाठक को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अमरकांत जी ने एक बार कहा,
हमारे खानदान में एक बूढ़ी बुआ को सांप ने काट लिया था। लोग सांप को मारने दौड़े तो बुआ ने मना कर दिया और उसी सर्प दंश के कारण मर गई। लेकिन मरने से पहले वे आशीष दे गईं कि हमारे खानदान में अब किसी को सांप नहीं काटेगा। तो इस प्रकार के अंधविश्वास भी उस समाज में थे जिसे अमरकांत जी ने अपनी कहानियों में उद्घाटित किया है। अमरकांत जी आगे कहते हैं कि अब होता यह है कि हर साल किसी ना किसी बहू को सांप दिखाई दे जाता है और बुआ का नाम लेते ही चुपचाप एक ओर चला जाता है। इस प्रकार से व्यंग्योक्तियों के माध्यम से उन्होंने उस समय के समाज, रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों पर गहरा प्रभाव डाला है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उपमाओं का भी बहुलता से प्रयोग किया। उदाहरण के लिए उसने कौवे की भांति सिर घुमाकर शंका से दोनों ओर देखा। बहस में वह इस तरह भाग लेने लगा जैसे भादों की अंधेरी रात में कुत्ते भौंकते हैं। आत्मकथ्य में उन्होंने लिखा है, उन दिनों वह मच्छर रोड स्थित मच्छर भवन में रहता था। सड़क और मकान का यह नूतन और मौलिक नामकरण उसकी एक बहन की शादी के निमंत्रण पत्र पर छपा था। कह नहीं सकता कि उसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन म्युनिसिपैलिटी पर व्यंग करना था अथवा रिश्तेदारों को मच्छरदानी के साथ आने का निमंत्रण। इस प्रकार से उन्होंने व्यंग के माध्यम से बहुत सीधी सरल भाषा में अपनी कहानियों का सृजन किया है। ये कहानियां पाठकों को गहरे तक सोचने के लिए विवश करती हैं, समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं और ये भी एक सच है कि इन समस्याओं का समाधान वो ढूंढ भी नहीं पाता है। धन्यवाद।